स्टूडेंट्स, आज हम फिर से 10 प्रोग्राम इम्पोर्टेंट क्विज के देखना चाहते हैं। ये बहुत यूज़फुल क्वेश्चंस है, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा जब भी आप प्लेसमेंट या वाइवा देते हैं, तो एग्जामिनर के सामने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले देखिए कि हमें पूछा गया है कि लेट ए क्लास नेम स्टूडेंट and the object name is Rama। तो यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन लिखना है टू क्रिएट ए रामा। तो इसको हम दो पार्ट में कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्लास को क्रिएट करेंगे और उसके बाद में हम अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो क्लास को क्रिएट करने के लिए हमें क्लास का कीवर्ड लिखना पड़ेगा और नेम ऑफ क्लास देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट लिखा है ये क्लास का नाम है और ये यूजर डिफाइंड क्लास बन रहा है। इसके अंदर जो भी आपको डेटा मेंबर फंक्शंस लिखने हैं उसे हमें ब्लॉक में यानी कि कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन के बीच में लिखते हैं। अब हमें सेकंड काम क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें एक्टिव फंक्शन लेना पड़ेगा। तो वाइड मेन हमारे पास एक्टिव फंक्शन है, यहीं से प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। तो इसको भी हमें स्ट्रक्चर में लिखना पड़ेगा। तो ये ब्लॉक हम बनाएंगे ओपन करली ब्रैकेट एंड क्लोज करली ब्रैकेट, और इसमें हम अपना मैसेज, ये मैसेज में इसलिए डाल देता हूँ बार बार कि इससे ये फॉलो हो जाता है कि इसके बाद हमें क्या करना है। ओके, तो लेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए इंस्ट्रक्शन बोला गया है, तो उसे हम इस तरीके से लिखेंगे क्लास स्टूडेंट और यहाँ पे हमने लिखा है नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज द रामा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 3 वर्ड लिखे हैं। तो पहला वर्ड आपको डिनोट कर रहा है कि ये क्लास का मेंबर है और ये स्टूडेंट आपका एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास का नाम, और जो रामा यहाँ पर लिखा है ये एक्चुअल में क्या है, ये ऑब्जेक्ट का नाम है। और उसके बाद हम सेमीकोलन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शंस है, जब तक सेमीकोलन नहीं लिखेंगे वो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमने इस तरीके से लिखा है जिसमें हमको थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल सके। तो लेट ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे रामा, जो कि पुराना वाला ही है, और पर यहाँ पे मेंबर फंक्शन हमें प्रिंट नेम बनाना है जिसमें हमें एक इंस्ट्रक्शन लिखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट का नाम रामा। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे करेंगे। इसमें भी देखिए मैंने 2 पार्ट लिए हैं। पहला है क्रिएट क्लास करना और क्लास का नाम स्टूडेंट, जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, और इसको हम यहाँ पे मेंबर फंक्शन लिख रहे हैं। लेकिन ये मेंबर फंक्शन का मोड हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा कि ये पब्लिक होगा कि प्राइवेट होगा कि प्रोटेक्टेड होगा। तो मुझे पब्लिक बनाना पड़ेगा क्योंकि ये मेंबर फंक्शन मैं अपने वाइड मेन में यूज करना चाहता हूँ, यानी कि ये मेंबर फंक्शन इस करली ब्रैकेट के बाहर यूज होगा, इसलिए इसको यहाँ पर पब्लिक बनाना पड़ता है। ओके, तो सबसे पहले ये देखिए कि हमको एक मेंबर फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो देखिए मेंबर फंक्शन बिल्कुल सी लैंग्वेज जैसे ही है, जैसे सी लैंग्वेज में हम फंक्शन बनाते थे वैसे ही यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग विद वॉइड रहेगा क्योंकि इस पे रिटर्न वैल्यू हमें समझनी है कि कौन सी होगी। जैसा कि इस प्रोग्राम में रिटर्न वैल्यू है ही नहीं, इसलिए हम इसको वॉइड लेंगे और यहाँ पर फंक्शन का नाम प्रिंट नेम है, और ये भी देखिए खाली पैरेंथेसिस है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी आपके आर्गुमेंट नहीं आ रहे हैं। और इसके बाद हमें इस प्रोग्राम का एक्चुअल में इंस्ट्रक्शंस लिखने हैं। तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर केवल एक ही इंस्ट्रक्शन है, इसको हम करली ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। अगर एक से ज्यादा होता तो हम 2 बार लिख देते यहाँ पे, या 3 होता तो 3 इंस्ट्रक्शन लिख देते। तो जितने इंस्ट्रक्शन टास्क को कंप्लीट करने के लिए लगते हैं उसे यहाँ पर लिखा जाता है। तो यहाँ पे मुझे केवल ये बोला है कि ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, तो मेरे ऑब्जेक्ट का नाम रामा है, तो मैं इसे यहाँ पर रामा लिख रहा हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मेंबर फंक्शन को हम एक्चुअल में यूज कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने रामा लिखा है, ये कांस्टेंट है। तो अगर मैं कोई और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो उसका नाम भी यहाँ पे क्या आएगा, रामा ही बाय डिफॉल्ट आएगा। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस स्टूडेंट के जो भी मेंबर बन रहे हैं उसका नाम यहाँ पे रामा आ रहा है। ठीक है। तो चलिए अब हमको इस रामा को ऑब्जेक्ट बनाना है और इसको एग्जीक्यूट करना है। तो देखिए, एग्जीक्यूट करने के लिए एक्टिव फंक्शन की जरूरत पड़ती है। मैं बार बार वही आपको समझाता हूँ। एक्टिव फंक्शन में void main को हम यूज करते हैं और उसके बाद में इसे हमें ब्लॉक में लेना पड़ता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। और यहाँ पे हम किस तरीके से ले रहे हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, तो ये 3 वर्ड हम नॉर्मल लेते हैं। पहला क्लास का नाम, फिर क्लास का पहले क्लास कीवर्ड लिखते हैं, फिर क्लास का नाम लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लास लिखा है कीवर्ड, और स्टूडेंट हमारे क्लास का नाम है, रामा मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना है। सेमीकोलन से इसे क्लोज करेंगे जिससे कि इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होके रन होगा। अब इस रामा को एक्चुअल में प्रिंट नेम के द्वारा इसे रामा को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे देखिए, रामा हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि रामा जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम है। और इस रामा में एक्चुअल कौन सा मेंबर फंक्शन अटैच है, वो है प्रिंट नेम। तो जैसे ही मैं ये डॉट ऑपरेटर लगाऊंगा, ये प्रिंट नेम इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शन बन जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे देखिए पैरेंथेसिस में एम्प्टी है, तो यहाँ पे पैरेंथेसिस एम्प्टी है। इसका मतलब है कि फंक्शन के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। जैसे कि हमें पता है कि फंक्शन नो वे हो सकता है, वन वे हो सकता है एंड टू वे हो सकता है। तो ये फंक्शन जो प्रिंट नेम बना है, ये नो वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि ये फंक्शन ना तो कोई वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, ना ये रिटर्न वैल्यू दे रहा है। तो मैं इस तरीके से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, रामा मिलेगा। चाहे एक बार एग्जीक्यूट करूं, चाहे मैं 10 बार एग्जीक्यूट करूं, मुझे आउटपुट में केवल रामा ही मिलेगा चाहिए। ओके, तो दिस इज अबाउट दिस ऑब्जेक्टिव। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। Write name of header file used in the C++ for input and output। तो यहाँ पर देखिए, C++ में 2 हेडर फाइल्स हैं इनपुट आउटपुट करने के लिए। पहला तो IOStream होता है, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की फाइल है और इसके द्वारा हम अपने Cin या Cout या Cerr को हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि a = 5, तो a को हमने 5 से एक्चुअली वैल्यू असाइन की है। अब जैसे ही मैं इसे यहाँ पर एग्जीक्यूट करूंगा तो ये Cout आउटपुट स्टेटमेंट होने के कारण मुझे a की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट हेडर फाइल है जिसका नाम है IO मैनिपुलेट। तो ये बेसिकली हमारे आउटपुट को मैनिपुलेट कर सकती है, जिससे कि पिछले वाले आउटपुट में केवल मुझे वैल्यू मिल रही थी 5, लेकिन सपोज करिए कि मेरे को वैल्यू चाहिए कुछ न्यूमरिक स्टैटिस्टिक जैसे कि यहाँ पे मुझे 4 स्पेस है, तो स्पेस में मैंने कुछ अपने एक लेबल को डाल दिया है। तो ये मुझे इस तरीके से आउटपुट चाहिए जिससे मैं समझ सकूं कि 5 मेरा जो है वो यूनिट प्लेस पर है। तो उसे प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। पहला तो है set w5। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 5 यहाँ पर है ना स्पेस, यानी टोटल आपको स्पेस दे रहा है कि 5 आपको स्पेस में आउटपुट प्रिंट करना है। और जो भी ब्लैंक स्पेस होगा उसे आपको किससे फिलर करना है, ये एक कैरेक्टर है आपका स्मॉल x, तो x के द्वारा इसे फिल करना है। तो जैसे ही मैं ये इंस्ट्रक्शन लिखूंगा और आउटपुट में रन करूंगा तो a की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 5 है, तो वो मुझे इस तरीके से यानी कि x x x और 5 मतलब 4x मिलेंगे और 5वां मेरे को वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरीके से मुझे मिल सकता है। अगर सपोज करिए कि यहाँ पर a = 15 होता तो क्या आउटपुट मिलता, ये अगर ये 15 होता है तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो मुझे क्या मिलना चाहिए, एक x कम हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 15 हो जाएगा। यानी टोटल स्पेस कितनी देनी है आउटपुट के लिए, आपको 5 देनी है। तो 5 में 2 तो ऑलरेडी वैल्यू ने ले ली, इस कारण से हमें इसको आउटपुट इस तरीके से मिलेगा।
ओके, तो दिस इज अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, सॉरी चौथा क्वेश्चन, कि यहाँ पे मुझे लिखना है राइट इंस्ट्रक्शन टू इनपुट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखिए इनपुट वैल्यू के लिए मुझे सी इन का यूज करना है, तो मैंने यहाँ पर सी इन का यूज किया है। तो मैंने पहले वैल्यू को डिक्लेयर कर ली है, एक्स और वाई वेरिएबल को डिक्लेयर कर ली है, और मैंने इसको देखिए 3 मेथड से लिखा है। पहले मेथड में 2 सी इन लिया है, तो पहला सी इन एक्स को वैल्यू इनपुट करेगा, वाई को इनपुट करेगा। फिर मैंने इसको अलग अलग लाइन में लिखा है, तो भी बात एक ही हो रही है। और मैं चाहूं तो उसको कैस्केडिंग के रूप में भी लिख सकता हूं, यानी एक ही सीएन से भी लिख सकता हूं। तो ये सारे मेथड हैं जो आपको सेम आउट इनपुट करवा रहे हैं, लेकिन ये आपका अपना रिक्वायरमेंट है कि, और आपकी चॉइस है कि इसमें से कौन सा मेथड आप यूज करें। तो तीनों मेथड एक ही काम कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इंस्ट्रक्शन टू आउटपुट द स्ट्रिंग WELCOME यानी वेलकम। तो देखिए इसमें हम साधारणतः ये समझते हैं कि एक ही तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे तरीके से हम आउटपुट करते हैं। मैं इस तरीके के आउटपुट एक्चुअली ऑब्जर्व करता हूं जब भी मैं क्वेश्चन पेपर चेक करता हूं बच्चों का, तो स्टूडेंट इस तरीके से भी लिखते हैं। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको तो मैं सही बोल सकता हूँ ना। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट इस तरीके से भी लिख रहा है तो वो भी सही है। देखिए यहाँ पे मैंने सी आउट लिखा है, वो वेलकम एक जैसा ही है। यहाँ पे मैंने इसको एक एक को स्ट्रिंग बना, देखिए ये सभी जो बने हैं आपके, ये सारे के सारे स्ट्रिंग कांस्टेंट ही कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने डबल कोट से इसे बंद किया है। तो मैं डबल कोट से इसको बंद करने से मेरे को इस तरीके का ही आउटपुट मिलेगा। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट में या तो एक कैरेक्टर हो या फिर नल कैरेक्टर भी हो सकता है, यानी कुछ भी नहीं हो तो भी हो सकता है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे जो पहला है वो आपको वेलकम दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दूसरा सी आउट नहीं है। दूसरे सी आउट में देखिए आपके पास में ये कैस्केडिंग करके हमने यूज किया है, तो सारी चीजें हमें एक जैसे ही मिलेगी। यहाँ पे मुझे WEL यानी कि वेल एक अलग है, कम अलग है, तो भी मुझे वेलकम ही मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ध्यान से 2 सी आउट मैंने यूज किया है, तो भी मुझे आउट में वेलकम ही मिलेगा। तो स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, या एक जैसा ट्रेडिशनल पे दिमाग नहीं लगाना चाहिए, उसको थोड़ा चेंज करके भी देखना चाहिए। अगर इस तरीके से वो समझेगा तो वो जरूर प्रोग्रामिंग के छोटे छोटे बिट्स को भी समझना स्टार्ट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेम ऑफ दिस ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर है एक्चुअल में हम यूज कर रहे हैं 2 लेसर साइन से बना रहे हैं। तो ये 2 लेसर साइन से जो सिंबल्स बनते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, और इसे हम लेते हैं एक्चुअल में इनपुट और आउटपुट, यानी कि इसमें लेंगे ये हम लेंगे आउटपुट करने के लिए। तो देखिए ध्यान से, C++ इज एबल टू आउटपुट द बिल्ट इन डेटा टाइप। तो जो भी बिल्ट इन डेटा टाइप है उसे हम डायरेक्टली आउटपुट कर सकते हैं। तो बिल्ट इन डेटा टाइप, फिर से यहाँ पर आपको कुछ IQ लेना पड़ेगा कि बिल्ट इन का मतलब होता है इंट होता है, फ्लोट होता है, कैरेक्टर होता है। तो ये बिल्ट इन डेटा टाइप होता है। इसको हम लोग इस इंसर्शन ऑफ, इसको क्या नाम देंगे, इंसर्शन ऑपरेटर का नाम देंगे, और इसके द्वारा हम इजिली अपने को आउटपुट ले सकते हैं। अब देखिए ये जो स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है वो बिल्ट इन को ही आउटपुट करेगा, और अगर हमें ऑब्जेक्ट को आउटपुट करना है तो उसके लिए हमको ओवरलोडेड करना पड़ेगा। तो ये एक एडवांस टॉपिक है, ओवरलोड कैसे करते हैं, ओवरलोड का मतलब क्या होता है, तो ये मैं आगे आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से ये इसका मीनिंग निकलता है और कैसे हम प्रोग्राम बना सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल जल्दी से देख लें यहाँ पे कि सी आउट वैल्यू ऑफ ए एंड ए। अब ये वैल्यू ऑफ ए और ए में क्या डिफरेंस है, देखिए वैल्यू ऑफ ए जो है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट है, और ये जो ए है यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मिलेगी और उसे हम यहाँ प्रिंट करेंगे। अगर यहाँ पे मेरे पास में वैल्यू इसकी सपोज करिए a इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू a इज इक्वल टू 10 है तो मुझे वैल्यू ऑफ a के बाद क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि नेम ऑफ ऑपरेटर क्या है,
यहाँ पर ग्रेटर साइन का यूज कर रहे हैं। तो इसका यूज हम करते हैं इनपुट करने के लिए। तो देखिए ध्यान से कि हमने C++ इज ए इनपुट टू द बिल्ट इन डेटा टाइप। जो भी बिल्ट इन डेटा टाइप है उसे हम इनपुट कर सकते हैं इनपुट स्ट्रीम से, और इस पर्टिकुलर सिंबल पेयर का नाम है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। उसको भूलेंगे नहीं, इसका नाम है एक्सट्रैक्शन, यानी आपको यहाँ पे एक्चुअल में इनपुट करवाना है तो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो द स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर आल्सो कैन बी ओवरलोडेड टू परफॉर्म इनपुट फॉर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप लाइक ए ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट को हमें इनपुट करना है तो हमको इसे ओवरलोड करना पड़ेगा। तो इस वर्ड को हमें समझाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये। तो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मेरे को आप समय दीजिए, मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, और फिर आप इसको कहीं पर भी बातचीत करेंगे तो बहुत अच्छे से समझदारी से कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर में देखिए यहाँ पे मैंने C in A लिया है और C in X I लिया है। तो यहाँ पे दोनों का मीनिंग क्या निकल रहा है, देखिए A जो यहाँ पर है वो नॉर्मल आपका वेरिएबल है, लेकिन जो X है वो आपका एरे वेरिएबल है। तो ये ith लोकेशन जो भी I की वैल्यू होगी, सपोज I की वैल्यू यहाँ पे मैं दे देता हूँ 5, तो ये 5th लोकेशन में जो भी इनपुट होगा वो 5th लोकेशन में आपके पेश हो जाएगा। तो ये I की वैल्यू 5th हो गई। तो ओके, 5th होने से यानी 0 से आपका जो एरे कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 से स्टार्ट होता है तो 5th लोकेशन वाली बात हो रही है ये। तो 5th लोकेशन में आपका 0 टू कहाँ जाएगा, ये 5th लोकेशन जाके जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि कौन से लोकेशन में जा रहा है। तो नॉर्मली अगर मैं इसको 0 लिखता हूं तो ये फर्स्ट लोकेशन में जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूं तो ये आपके 3rd लोकेशन में जा रहा है। अगर मैं इसको 5th लिखूंगा तो ये किस पे जाएगा, 6th लोकेशन में जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि हमको एरे कैसे यूज करना चाहिए, ठीक है। तो जब एरे का पार्ट आएगा तो आप जरूर समझेंगे। तो चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो राइट एग्जाम्पल ऑफ कमेंट्स, हमें कमेंट्स का बहुत यूज पड़ता है अपने प्रोग्रामिंग में। तो कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द C++ कोड एंड टू मेक इट मोर रीडेबल फॉर्म। जब हमें कोई चीज को समझना है तो हमें वहाँ कमेंट्स का यूज करना कंपलसरी है। इट कैन आल्सो बी यूज टू प्रिवेंट द एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग एंड अल्टरिंग कोड। तो बेसिकली ये आपके प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो कमेंट कैन बी सिंगल लाइन हो सकता है, मल्टीपल लाइन भी हो सकता है। तो देखिए सिंगल लाइन कमेंट किस प्रकार से होता है, सिंगल लाइन का मतलब है एक लाइन का कमेंट बनना। तो एक लाइन का कमेंट बनने के लिए हमारे पास में है फॉरवर्ड स्लैश, 2 फॉरवर्ड स्लैश हम लगाएंगे और उसके बाद जो भी हम वर्डिंग लिखेंगे वो एग्जैक्टली कमेंट में आ जाएगा। तो दिस इज ए कमेंट मैं बोल सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर लिखना है कि ये आउटपुट स्टेटमेंट है तो मैं यहाँ पर आउटपुट स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। तो इट इज माय आउटपुट स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप इसमें जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट थोड़ी हो रहा है, ये तो केवल अपने समझदारी रीडेबल फॉर्मेट की बात है, हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेलो वर्ड लिखा है और ये आउटपुट स्टेटमेंट है। तो मेरे को ये जब भी रन होगा आउटपुट होगा तो मैं आउटपुट लिख सकता हूँ। अब देखिए मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए आपको 2 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो आपको लेफ्ट में ये लगाना पड़ेगा, ठीक है, और राइट में आपको इसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये आप लगाएंगे तो ही ये पेयर में आएगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। लेकिन मल्टीपल लाइन का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आपको देखिए ये 2 लाइन को आपको कमेंट करना है। तो एक स्टार्टिंग में आप ये ले लीजिए और एंडिंग में ये ले लीजिए, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक हो गया और ये एस्ट्रिक एंड फॉरवर्ड स्लैश हो गया। तो यहाँ पे हम 2 लाइन का मतलब इस तरीके से समझ रहे हैं। अगर सपोज करिए इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, हाँ अब बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि अब यहाँ पे 3 लाइन के मल्टीपल हो गए। अब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा भाई, क्योंकि ये कमेंट्स के साथ में हो गया। तो ये केवल आपको समझना है कि अगर मुझे एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट को कमेंट में डालना है तो इस तरीके से मैं, जैसे यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं करना है तो मैं इसको इस तरीके से बना दूंगा, तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो लेट वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे मुझे कैस्केडिंग आपको समझाना है कि राइट एग्जांपल ऑफ कैस्केडिंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट।
तो सबसे पहले समझते हैं कैस्केडिंग होता क्या है। तो देखिए, मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेटर, ये तो आपने समझ लिया है कि इसमें इस तरीके के ऑपरेटर को एक्सट्रैक्शन बोलते हैं और इस तरीके के ऑपरेटर को इंसर्शन बोलते हैं। तो इसको अगर मैं एक से ज्यादा बार यूज करूंगा तो वो कहलाता है कैस्केडिंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, तो कैस्केडिंग को अब समझने के लिए ये है कि द स्टेटमेंट यूजिंग ए मल्टीपल आउटपुट ऑपरेटर, अगर हम एक से ज्यादा ऑपरेटर यूज करते हैं तो उसे हम कैस्केडिंग बोलेंगे, या हम एक से ज्यादा इनपुट ऑपरेटर यूज करते हैं तो उसे हम इनपुट कैस्केडिंग बोलेंगे। तो दो प्रकार के कैस्केडिंग हो गए, एक तो हो गया कैस्केडिंग आउटपुट ऑपरेटर, है ना, इसको आप बोल सकते हैं कैस्केडिंग आउटपुट ऑपरेटर, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कैस्केडिंग इनपुट ऑपरेटर। तो जब एक से ज्यादा इनपुट ऑपरेटर होंगे तो वो कैस्केडिंग इनपुट ऑपरेटर हो जाएगा और कैस्केडिंग आउटपुट ऑपरेटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने आप को समझ से कर सकते हैं। तो अब इसका जल्दी से एग्जांपल देखिए। तो एग्जांपल में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि देखिए यहाँ पर दो इनपुट एक साथ लेना है तो हम दो सी इन लगा सकते हैं, पर कैस्केडिंग के थ्रू हमें एक ही सी एन यूज करना चाहिए। तो किसी भी तरीके से हमें अपनी कोडिंग को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना चाहिए, तो ये एक तरीका है ऑप्टिमाइज करने का। अब सी आउट को देखिए हमने कितनी जल्दी से दो तरीके से लिखा हुआ है। देखिए, एक तो सी आउट में मैंने केवल दो वेरिएबल का नाम दिया है ए और बी, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी। तो सपोज करिए कि इसकी वैल्यू को जो मिलेगी, सपोज करिए कि यहाँ पर जो वैल्यू है ए की वैल्यू, तो मैं एग्जाम्पल से आपको समझाना इसलिए चाहता हूँ कि आप थोड़ा जल्दी समझ पाएंगे। सपोज लेट ए इज इक्वल टू 10 है और बी इज इक्वल टू 20 है। ठीक है, तो देखिए, तो इसके अंदर में आपको मैं अब आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, तो आउटपुट में देखिए ध्यान से, मैं जब इसको रन करूंगा तो मुझे 10 और 20 तो मिलना चाहिए, पर 10 और 20 मिल कैसे रहा है। देखिए 10 ऐसा मिलेगा फिर 20 मिलेगा, तो ये 1020 है कि ये 1020 है, तो ये 1020 ही है। लेकिन आपको जो समझ में आ रहा है वो आ रहा है 1020। तो क्यों नहीं हम इसके लिए ऐसा कुछ करें कि एक ब्लैंक स्पेस इसके बीच में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये ब्लैंक स्पेस मैंने डाल दिया इसके बीच में। तो जैसे ही मैं ब्लैंक स्पेस डालूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 10 and 20 मिलेगा। यानी कि इस तरीके से मैं अपने को कैस्केडिंग बना सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि सी आउट वैल्यू ऑफ ए एंड दिस, तो वैल्यू ऑफ ए के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिलेगा तो हम जल्दी से बोल सकते हैं कि लेट वैल्यू ऑफ ए, तो ये तो मिल गया। अब सपोज करिए कि इस इंस्ट्रक्शन में भी a इज इक्वल टू समथिंग है, 100 है, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा वैल्यू ऑफ a के साथ में 100। ओके, तो इस तरीके से आपको हर चीज समझनी पड़ेगी, तभी आप एग्जामिनर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। देखिए हमारा रोल क्या है, हमारा रोल है आपको जल्दी से जल्दी प्लेसमेंट मिले। तो बेस्ट ऑफ लक, मैं आपको सभी को पहले से ही बहुत विश करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से प्लेसमेंट लें। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि राइट डेफिनेशन ऑफ डेटा टाइप। तो सबसे पहले आप डेटा टाइप की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करिए कि डेटा टाइप जो होता है इट इज ए टाइप ऑफ डेटा है और ये एक वेरिएबल को होल्ड करने के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एन इंटीजर वैल्यू कैन होल्ड इंटीजर डेटा टाइप से 10 और एक करेक्टर टाइप वेरिएबल होगा तो ये से ए हो जाएगा, तो करेक्टर को होल्ड करेगा। ए फ्लोट वेरिएबल को होल्ड करने के लिए फ्लोट वैल्यू को होल्ड करने के लिए फ्लोट डेटा बनाना पड़ेगा से 3.14। तो इस तरीके से हम अपनी वैल्यू को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो मुझे तो 3 टाइप के डेटा आते हैं, आपको कुछ और भी आता है तो जरूर मुझे कमेंट कीजिए कि भाई सर ऐसा भी हो सकता है, कि भाई ये आपके कमेंट हो गए हैं ना। मैं C++ की बात कर रहा हूँ, तो हम जल्दी से देखें कि C++ में जो डेटा टाइप है वो कैटेगराइज आपके 3 ग्रुप में कैटेगराइज कर सकता है। पहला है इंट फ्लोट कैरेक्टर, इसको हम बिल्ट इन बोलते हैं, और ये पहला ग्रुप होता है हमारे पास स्टैंडर्ड। और उसके बाद होता है यूजर डिफाइंड, तो यूजर डिफाइंड सेकंड ग्रुप होता है जिसके अंदर में स्ट्रक्ट आता है, यूनियन आता है, क्लास आता है, इन्हें इसके ऊपर में हम अच्छे से बात करेंगे और अच्छे से समझेंगे, लेकिन थोड़ा समय तो आपको पहले देना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में जितना आप फंडामेंटल समझ गए ना तो बस प्रोग्रामिंग में आपको बहुत मजा आ सकता है। डिराइव डेटा टाइप आप ध्यान से देखिए, एरे हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, पॉइंटर हो सकता है। अब इस जो मैंने आपको एक विजुलाइज करने की कोशिश कर
रहा हूँ। देखिए ये है ना आपके लिए बहुत फायदे की चीज है अगर आप इसको समझदारी से ले लें। तो देखिए C++ डेटा टाइप में आपको मैं 3 ग्रुप दे रहा हूँ। पहला है बिल्ट इन, दूसरा है डिराइव टाइप और तीसरा है यूजर डिफाइंड। तो देखिए बिल्ट इन डेटा टाइप में मैं इंटीजर टाइप बना सकता हूँ, फ्लोटिंग बना सकता हूँ, वॉइड बना सकता हूँ। इंटीजर में मैं इंट ले सकता हूँ, केयर भी ले सकता हूँ। इसी तरह फ्लोटिंग में मैं यहाँ पर फ्लोट ले सकता हूँ और मैं यहाँ पर डबल ले सकता हूँ। मैं ज्यादा इसको नहीं बढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा आपको बोरियत महसूस होगी। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अच्छा लगेगा। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में स्ट्रक्चर है, यूनियन है, क्लास है और इन्यूमरेशन है। और ये जो डिराइव डेटा टाइप है ये आपका एरे कहलाएगा, फंक्शन, पॉइंटर और रेफरेंस। तो ये अपने दिमाग में आप फिक्स करके रख लीजिए कि वेरियस डेटा टाइप इन C++ हाउ कैन क्लासिफाइड। तो ये अगर आपके पास अच्छे से आ गया तो समझ लीजिए कि आपके पास में डेटा टाइप का कंसेप्ट कंप्लीट हो सकता है। तो आज हमने बहुत ही स्टैंडर्ड के 10 क्वेश्चन पर ध्यान दिया है। इसी तरीके से और हम आगे आपसे मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल।